हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम हार्दिक है एंड आज हम एक और नए चैप्टर से बिगिन करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो बेल एप्लीकेशंस होती हैं वो कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास कैसे फाइल होती हैं और हम बेल एप्लीकेशन से क्या चीज़ें, रेलेवेंट चीज़ें हम कोर्ट के सामने रखते हैं जिसके कारण हमारे क्लाइंट को बेल प्रोवाइड हो। एंड यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जो सेक्शन यूज़ करेंगे वो है सेक्शन 437 ऑफ द CRPC 1973, जिसके तहत हमारे पास एक फॉर्मेट होता है जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना होता है वाइल वी आर फाइलिंग एन बेल एप्लीकेशन। सो आउट हियर इफ वी सी, हम लोग एक स्पेसिफिक होता है कि बेल एप्लीकेशन हम नंबर यहाँ पर लगाते हैं इन द मैटर ऑफ सो एंड सो। तो यहाँ पर जो हमारे क्लाइंट है वो पेटिशनर है वर्सेस द रिस्पोंडेंट, दैट इज द स्टेट ऑफ दिल्ली एनसीटी। एंड यहाँ पर हम FIR नंबर सारा चीज़ हम डालते हैं और डेट ऑफ अरेस्ट भी डालते हैं। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अब तो आपको समझ आ गई होगी। तो हम स्ट्रेट अवे इंडेक्स पे देखते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम रेलेवेंट सेक्शन ज़रूर मेंशन करें कि हम बेल एप्लीकेशन किस रेलेवेंट सेक्शन के अंदर कर रहे हैं और हमारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सो यहाँ पर पेज नंबर 2 से 15 तक जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो हम बेल एप्लीकेशंस को सिग्निफाई करते हुए अपने राइटअप्स लिखते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहीं पर बिहाइंड द बुशेस बात नहीं करते हैं। हम बेल चाहते हैं, हम कोर्ट के पास फोल्डेड हैंड के साथ आए हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ माय लॉर्डशिप हमें प्रोवाइड की जाए। हमारे क्लाइंट को बेगुनाह है और हमारे क्लाइंट को बेल प्रोवाइड की जानी चाहिए। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेल इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ फ्रीडम of a particular client from any sort of crime if he believes and if he can make sure the court that he hasn't done. So that is the reason जहाँ पर बेल एप्लीकेशंस की हम प्रक्रिया को जारी करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एनेक्शर P1, P2, P3, P4 एंड P5 हैं। ये सारे एनेक्शर्स हैं जो कि हमारे पास कुछ रेलिवेंट एप्लीकेशंस होंगी या डॉक्यूमेंट्स होंगी जो हम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सब हम अटैच करते हैं अपने इंडेक्स में। जैसे एनेक्शर P6 है, P7 है, जितने भी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रू कॉपी ऑफ FIR, ट्रू कॉपी ऑफ चेक बियरिंग नंबर दिस एंड दिस। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कोर्ट से कुछ चीज़ें नहीं छुपाते, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर हमारे काउंसिल का नाम है और उनकी सारी ये डेटेड है। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर अगर जाएं, जैसे मैंने बताया था, सेक्शन हम यहाँ पर ज़रूर मेंशन करते हैं 437 ऑफ द CRPC। एंड एक चीज़ मैं पैराग्राफ 2 में, बिफोर आई स्टार्ट विद द रेलिवेंट पैराग्राफ्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि हम इस कोर्ट के पास आए क्यों हैं बेल एप्लीकेशन से। तो एट द आउटसेट इट इज सबमिटेड दैट द petitioner's bail application so and so before the learned sessions court Shahda district Karkaduma court was earlier dismissed। सो ये ध्यान रखनी पड़ती है कि ऑलरेडी हमारी जो बेल एप्लीकेशन है वो डिसमिस कर दी गई है कोर्ट के द्वारा एंड दोबारा से हम सेशंस कोर्ट में आ रहे हैं। वाई वी आर कमिंग? बिकॉज पेटिशनर हैज़ नाउ गैदर्ड वाइटल इन्फॉर्मेशन। पेटिशनर को ऐसा लगता है कि मुझे समय दिया जाना चाहिए और अब मैं बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए रेडी हूँ। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो फ्रॉम पैराग्राफ 1 टू लेकर पैराग्राफ 21 वहाँ पर हमने केवल अपने क्लाइंट के बारे में पॉइंटर्स बताए गए हैं कि हमारे क्लाइंट क्यों बेगुनाह है और हमारे क्लाइंट को क्यों बेल मिलनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एप्लीकेशन में स्टिक करें। अपने क्लाइंट के बारे में जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो ट्रू होनी चाहिए अपने बेस्ट नॉलेज में। कुछ भी हमें उसको अलग से पोर्ट्रे नहीं करना है। एंड इफ वी से गैदर्ड वाइटल इन्फॉर्मेशन, हमें कोर्ट को दिखाना पड़ता है कि हमने कैसी इन्फॉर्मेशन गैदर की है जिसके कारण हमें बेल प्रोवाइड होनी चाहिए। सो आउट हियर हमें एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पेटिशनर इज अ विक्टिम इन दिस केस रादर देन बीइंग एन अक्यूज्ड फॉर द एलिज्ड क्राइम ऑफ चीटिंग। हम स्टार्टिंग से ही कोर्ट को ये बताना चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट ने कुछ नहीं किया है माय लॉर्ड। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली बहुत ही शरीफ इंसान है। ऑब्वियसली ये इतने शरीफ हो गए कि कहीं ना कहीं बीच में वो किसी चीज़ की वजह से फंस गए हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारे क्लाइंट को बेल मिल जानी चाहिए, क्योंकि उनका कोई भी मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है। सो मैलिफाइड इंटेंशन का मतलब ये होता है कि कुछ भी गलत इंटेंशन नहीं है उनकी। उनकी सारी चीज़ें बोनाफाइड है, दैट इज़ लाइक द पॉजिटिव। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे इंटेंशन से उनने काम किया है। सो हाउएवर, जैसे मैंने एनेक्शर्स की बात की है, एनेक्शर्स में क्या होता है? इट रिक्वायर्स अ ट्रू कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू पेटिशनर, सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉलेज, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होती है, एप्लीकेशन फॉर जॉब होती है, अदर डॉक्यूमेंट्स होती है विच आर रिलेटेड टू द कॉलेज। सो ये सारी चीज़ें हमें एनेक्शर्स में डिफाइन करनी होती है, हमें बतानी होती है कोर्ट को। तभी हमने यहाँ से अपनी स्टोरी पोर्ट्रे की है। फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 5 यू कैन सी दैट पेटिशनर केम टू दिल्ली, ही हैड ओनली वन। सो ऐसे ही हमने सारी चीज़ें अपनी को पोर्ट्रे की हैं। हमने सर जगह पे हर स्पेसिफिक डेट के अकॉर्डिंगली कोर्ट को बताया गया है कि ये देखिए, ये हमारे क्लाइंट ने इस दौरान इस तरीके से कुछ चीज़ें की हैं। एंड ऑब्वियसली ये कोर्ट
अपने डॉक्यूमेंटेशंस के तहत वो पता लगा लेगा कितना सच है कितना झूठ है। बट अपेरेंटली जब आप एनेक्शर्स अटैच कर देते हो तो आप कुछ एविडेंस देते हो कोर्ट को। सो ये सॉर्ट ऑफ एविडेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं द पर्सन्स हु आर एम्प्लॉयड, द पेटिशनर्स आर रवीश, अब्राहिम, योगेश एंड विकास। तो हम स्पेसिफाई भी करते हैं कभी कभार कि बेल एप्लीकेशंस में कि योर लॉर्डशिप्स, मैं बेगुनाह हूं क्योंकि ये सो रीजन की वजह से मेरे क्लाइंट को बहुत फंसाया जा रहा है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, हम स्टोरीज पूरी एक्सप्लेन करते हैं। दीज आर बेसिक स्टोरीज, आई बिलीव ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के तहत चेंज होती रहती हैं। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर जगह पे हमने टाइम्स मेंशन किए हैं, कौन सा ईयर मेंशन किया है, कितने हमने अमाउंट ट्रांजैक्शंस में हमने लगाए हैं। सो स्पेसिफिकली क्रिस्प एंड प्रिसाइज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर भी बोलते हैं कि अरेस्ट किया गया है। कभी कभार एफआईआर्स बहुत सारी होती हैं, वो भी बहुत हमें मेंशन करना होता है। और यहाँ पर हर जगह पे सेक्शंस बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो आपके काउंसिल होते हैं जिनको लॉ की थोड़ी नॉलेज होती है, वो ये स्पेसिफिक सेक्शंस को शोकेस करते हैं। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स। पॉइंट नंबर 1 टाइमलाइन, पॉइंट नंबर 2 द अमाउंट दैट इज बीइंग ट्रांजैक्शंस, जितना हुआ है फाइनेंशियल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड रेलेवेंट सेक्शंस, दीज आर इंपॉर्टेंट ऑन विच वी पोर्ट्रे आवर फैक्ट्स। सो हम फैक्ट्स को इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली मेंशन करते हैं, जहां पर ये देख सकते हैं पैराग्राफ 14 में, इट वुड बी पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द अदर एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पेटिशनर ऑफ विच ही हैज अ नॉलेज अबाउट टिल डेट आर एज फॉलोज। हम एफआईआर जितनी भी हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट हुई हैं, कौन कंप्लेनेंट था, एलिगेशंस क्या थे, कब एफआईआर हुई है, कौन से पुलिस स्टेशन में हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। तो ये भी हमें कोर्ट को बताना होता है विद द फाइलिंग नंबर। और यही पैराग्राफ 14, 15 और 16 में आपको मेंशन किया गया है। इफ वी कम टू 17, इट इज सबमिटेड दैट द इन्वेस्टिगेशन टिल डेट हैज नॉट रिवील्ड एनीथिंग इंक्रिमिनेटिंग लाइक पेटिशनर चैटिंग और टॉकिंग विद द कंप्लेनेंट्स और पेटिशनर्स विदड्रॉइंग द मनी। सो हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसा हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट हुआ नहीं है। हमारा पेटिशनर इसलिए सही है क्योंकि हमारे पेटिशनर के अगेंस्ट कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं निकाली है दूसरी पार्टीज ने जो कि हमारे टारगेट कर सके हमारे पेटिशनर को। सो पॉइंट बीइंग इज दैट कि हमने यहाँ पर लिखा है ही हैज बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके कारण कोर्ट को थोड़ा सा ज़्यादा अहमियत देनी पड़ती है ऐसी चीज़ों में। और हमने पैराग्राफ 18 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमने ये कहा है कि अगर आप हमें रेगुलर बेल नहीं दे पाते हैं तो हमें इंटरिम बेल एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ज़रूर दी जाए। The petitioner seeks an interim bail for 90 days in the event this honorable court declines the petitioner's regular bail for a reasons। रेगुलर बेल में ऑटोमेटिकली एक टाइम ड्यूरेशन बात का बहुत ही कम होता है, और यहाँ पर इंटरिम बेल होती है कि एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में मेंशन की जाती है कि आप 90 डेज है, 60 डेज है, 120 डेज है, जिसके कारण वो स्पेसिफिकली उतने दौरान वो बाहर रहेंगे, उसके बाद फिर कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में वो शामिल होंगे। तो वही रेगुलर बेल एंड इंटरिम बेल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए, एंड दैट इज़ द रीज़न हमारे पेटिशनर्स ने ये क्लेम किया हुआ है कि अगर आप रेगुलर बेल नहीं दे सकते तो हमें इंटरिम बेल ज़रूर मिलनी चाहिए। एंड automatically till page number 20, I beg your pardon, till paragraph 21, we specify all the relevant sections, all the timelines, all the conditions on which my client is not guilty. So out here the prayer में एक चीज़ हमने important रखी है, grant regular bail for so reasons, and in the event that this court is not inclined to grant a regular bail to the petitioner, then may please to grant an interim bail as per जैसे हमने paragraph 18 में mention किया है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद जितनी भी आपको एफिडेविट होती हैं वो आपको सब फाइलिंग करनी होती हैं। तो सेम एप्लीकेशंस हैं, एफिडेविट्स हैं, और यही सारे आपको एनेक्शर्स ऐसे ही आपको अटैच करने पड़ते हैं। वन इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लास्ट में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है वकालतनामा। ये जो हमारे काउंसिल हैं उनने मेंशन किया हुआ है कि ये सो एंड सो हमारे ट्रू अथॉरिटी पर हैं, सारी चीज़ें वी अंडरस्टैंड। तो जैसे यहाँ पे लिखा है वी अंडरस्टैंड दैट वी और माई और ड्यूली ऑथराइज एजेंट्स वुड अपीयर इन द कोर्ट इन ऑल हियरिंग्स एंड विल। तो सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं कि देखिए सारा जो हमारा इंटेंशन है वो बोनाफाइड है, और उस इंटेंशंस के तहत ही हम बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं। सो आई होप दीज आर वेरी वेरी लाइक सिंपली आपको समझ आई होंगी। सिंस आई विल अगेन रिपीट एंड रीआइटरेट वन पॉइंट फ्रॉम पैराग्राफ 1 to 21, हम सारे फैक्ट्स को मेंशन करते हैं इन अ वेरी सिंक्रोनाइज्ड एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एंड उसके बाद हम प्रेयर की मांग करते हैं, और फिर हम एफिडेविट और वकालतनामा अलॉन्ग विद द एनेक्शर्स हम अटैच करते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत सिंपली समझ आई होंगी। मैं ये डॉक्यूमेंट अटैच भी कर दूंगा आपके काइंड परूजल के लिए, अगर आपको देखनी होंगी आप ज़रूर देख सकते हैं। एंड इफ़ देयर आर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज, मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।